मॉर्निंग। सो लेक्चर 10 स्टार्ट करते हैं अपना आरसीसी का लेक्चर 10। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन के अंदर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम और सारे असम्पशंस, कौन कौन से असम्पशंस यूटिलाइज करते हैं हम व्हाइल डिजाइनिंग योर बीम्स। ठीक है, तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम हमारा खत्म हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन में डबली रीइंफोर्स्ड बीम। डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होता है कि भाई जो आपका स्टील है हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली टेंशन साइड में। तो सिंगली रीइंफोर्स में हमने जो स्टील प्रोवाइड किया था नीचे की साइड प्रोवाइड किया था टेंशन साइड में। ठीक है, अब डबली रीइंफोर्स बीम का क्या मतलब है कि जो हम स्टील प्रोवाइड करेंगे टेंशन साइड में तो प्रोवाइड करेंगे और एडिशनल बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कराने के लिए हम उस स्टील को कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी है मान लो इस बीम की 300 किलो न्यूटन मीटर है और इस पे जो लोड एक्ट हो रहा है वो आ रहा है 450 किलो न्यूटन मीटर। बात समझ रहे हो? तो 300 किलो न्यूटन मीटर तो स्टील क्या कर लेगा, टेंशन साइड में रेजिस्ट कर लेगा वो बीम, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 300 किलो न्यूटन मीटर है। अब बाकी का 450 माइनस 300 कितना हुआ, 150 किलो न्यूटन मीटर कहाँ पे कौन रेजिस्ट करेगा, कॉम्प्रेशन साइड वाला पार्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट को कॉम्प्रेशन साइड में डाल देते हैं। ठीक है, तो वहां से आपका बनता है डबली रीइंफोर्स सेक्शन। अब डबली रीइंफोर्स सेक्शन हम कब प्रोवाइड करते हैं, डबली रीइंफोर्स बीम कब प्रोवाइड करते हैं, जब आपका विड्थ और डेप्थ ऑफ द सेक्शन फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं, व्हेन योर बीम की विड्थ और डेप्थ ऑफ द सेक्शन फिक्स्ड होते हैं तब हम क्या प्रोवाइड करते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग डबली रीइंफोर्स्ड बीम, और व्हेन वी प्रोवाइड डबली रीइंफोर्स्ड बीम, व्हेन योर width and depth of the beam is restricted or fixed, then we have to provide doubly reinforced beam। ठीक है, अब doubly reinforced beam दूसरी कंडीशन भी है कि जब आपका सिंगली reinforced beam जब हम डिजाइन करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, QBD स्क्वायर। QBD स्क्वायर तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सिंगली reinforced beam। तो QBD स्क्वायर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती है, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो बीम पे आती है वो एक्सीड हो जाती है। उस केस में भी हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर व्हाट, डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स। डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स का मतलब मैंने बताया था, इफ दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम एंड दिस इज हैविंग अ विड्थ, this is having your overall depth, this is your area of steel। area of steel कहाँ पे, टेंशन में, यस यहाँ पे था हमारा न्यूट्रल एक्सेस। क्लियर? अब इस एरिया ऑफ स्टील को मैंने प्रोवाइड किया। अगर मैं बात करता हूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन की सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए, कितना हमारा एम्पिरिकल रिजल्ट आता था, QBD स्क्वायर। सो दिस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन जो हम प्रोवाइड करते हैं इसकी वैल्यू ये बीम क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है। मतलब इस पर अगर मैं लोड इस बीम की बात करता हूँ, इस बीम के क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ, तो यहां से आप समझो अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बीम पे पड़ रही है 450 किलो न्यूटन मीटर, क्लियर, और इसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन कितना है, 300 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं। अब जो ये बीम है वो 300 किलो न्यूटन मीटर तक तो वो रेजिस्ट कर लेगी। तो जो 300 किलो न्यूटन मीटर तक का जो लोड है वो हम रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड कर देंगे, स्टील के साइड में, जो टेंशन की साइड में। अब माइनस करके 450 में से 300 का तो कितना बचता है, 150। तो जो 150 किलो न्यूटन मीटर को रेजिस्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील कहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, कॉम्प्रेशन साइड में। तो ASC प्रोवाइड करना पड़ेगा, ASC हैज टू बी प्रोवाइडेड। तो एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन साइड हम इस तरह प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। यस और नो? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको डबली रीइंफोर्स पे जाना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और सिंगली रीइंफोर्स से ज्यादा हो रही है, बैलेंस सेक्शन से ज्यादा हो रही है, तो आपको डबली रीइंफोर्स पे जाना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी, एक तो ये कंडीशन, ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जब भी आप इंटरव्यूज में पढ़ेंगे अपीयर होंगे तो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगली रीइंफोर्स बीम और डबली रीइंफोर्स बीम। तो आपको बताना पड़ेगा कि सिंगली रीइंफोर्स बीम में एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं हम टेंशन साइड में, और डबली में हम दोनों ही साइड प्रोवाइड करते हैं। वो पूछेगा अगला क्वेश्चन क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो आप बता दोगे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन से ज्यादा होती है, तो उस लोड को बियर कराने के लिए एरिया ऑफ स्टील हमारे को कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन कि जो आपका विड्थ और डेप्थ है बीम का ये फिक्स्ड होगा, तो उस केस में आपको डबली रीइंफोर्स पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में याद रख सकते हो आप, व्हेन बी और डी मतलब विड्थ और डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज फिक्स्ड, देन वी हैव टू प्रोवाइड डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स। क्लियर है। अब देखो, आप डबली रीइंफोर्स बीम भी प्रोवाइड कर सकते हो, डबली रीइंफोर्स सेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते थे, और दूसरा क्या कर सकते थे, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन भी कर सकते थे। वैसे ओवर रीइंफोर्स भी कर सकते थे। तो दूसरा केस क्या था आपका, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते थे, बट ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हमारे को प्रोवाइड नहीं करना जस्ट बिकॉज इट इज वेरी अनइकोनॉमिकल होता है, और जो फेलियर होता है वो ब्रिटल फेलियर होता है। तो दिस शुड बी व्हाट, अवॉइडेड। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये ब्रिटल फेलियर देता है। ब्रिटल फेलियर आर नॉट अलाउड, ब्रिटल फेलियर होगा स्ट्रक्चर के लिए हार्मफुल है, तो ब्रिटल फेलियर देगा। ये ब्रिटल फेलियर देगा तो डबली रीइंफोर्स पे नहीं जाएंगे, और ये क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर को अनइकोनॉमिकल। तो इस वजह से ओवर रीइंफोर्स को नहीं प्रोवाइड करते हैं हम, किस पे जाते हैं, डबली रीइंफोर्स सेक्शंस पे। अब डबली रीइंफोर्स सेक्शंस में क्या होगा आपका, डबली रीइंफोर्स सेक्शन में जो फेलियर होता है वो हमारा डक्टाइल फेलियर मिलता है एज कंपेयर टू योर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, और इकोनॉमिकल भी रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर है। तो दो कंडीशंस पता पड़ गए आपको कि डबली रीइंफोर्स बीम्स कब प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब देखो आप हमारा सिंगली रीइंफोर्स में AST की बात हमने पूरी कर ली थी, बी और डी की बात कर ली थी, स्मॉल डी की भी हमने बात कर ली थी, यहां से लेके यहां तक इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी। क्लियर। अब स्टील कंप्रेशन साइड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंप्रेशन साइड भी स्टील में हमारे को कवर देना पड़ेगा, यस और नो। जैसे हमने यहाँ पे क्या कवर दिया था, यहाँ पे कवर दिया है मान लो। ठीक है, तो मैं इसको अगर मैं बोल देता हूँ DC, ठीक है, DC बोल देता हूँ। जैसे मैं कवर बना रहा हूँ आपको, दिस इज योर बीम। अभी स्केलेटन में समझो, स्केच में समझो, यहाँ पे भी स्टील है, तो जो मेरा फिगर बनेगा ना, ये इफेक्टिव डेप्थ होगी स्मॉल डी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं कवर बोलूंगा इफेक्टिव कवर DC, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ मान लो DC से। क्लियर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगी डेप्थ स्मॉल डी। क्लियर। ठीक है, तो आपने क्या करा, और इस एरिया ऑफ स्टील को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ASC से, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AST से, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप देखोगे अगर कि एरिया ऑफ स्टील टेंशन में आपने देखा, क्लियर, और कंप्रेशन में देखा। अब एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन में देखा तो स्टील आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो स्टील के कुछ स्ट्रेसेस भी डेवलप हो रहे होंगे यहाँ पे, स्टील के भी स्ट्रेसेस आएंगे, यस और नो। स्टील के स्ट्रेसेस आएंगे तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो जब हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकालेंगे तो स्टील के स्ट्रेसेस को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और एरिया से उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ASC। ठीक है, क्लियर है, यस और नो। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए अभी। सर दोनों में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं लेंगे, नहीं, एक साइड को तो पूरा रेफरेंस यहीं से, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से मेजर करेंगे इसको। ठीक है, इसको यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से मत मेजर कर लेना। ये ओवरऑल डेप्थ D रहेगी, ये स्मॉल d यहाँ से रहेगी, और इसकी डिस्टेंस DC जो होगी वो ऊपर कंप्रेशन साइड से ही मेजर होगी, कंप्रेशन साइड से इसकी कवर। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका ये भी इसको भी रब कर दो। जो आपका स्टील का एरिया है
एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, वो है आपका ASC, ठीक है। अब अंडर रीइंफोर्स सेक्शन की मैं अगर बात करता हूँ, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ और बैलेंस सेक्शन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे भी स्ट्रेस डायग्राम बनेंगे, स्ट्रेस डायग्राम आप लोग बना लोगे, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे और XA और XC को कंपेयर करोगे, ठीक है। तो वहां से आपको पता पड़ जाएगा कि स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनना है, यस और नो, ठीक है। जी सर। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं? MC upon MC plus sigma h into d. MC upon MC plus sigma h into d. XC से डिनोट करता हूं मैं क्रिटिकल डेप्थ को। Yes sir. X इज इक्वल टू व्हाट? MC अपॉन T प्लस MC इनटू D। तो इसको मैं क्या फैक्टर बोलता था? K। वेरी गुड। तो XC इज इक्वल टू कितना होता है? KD। तो दिस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज सेम फॉर बोथ डबली रीइंफोर्स और सिंगली रीइंफोर्स। तो डबली रीइंफोर्स में भी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऐसे ही निकालोगे, बट जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो चेंज हो जाएगी, जस्ट बिकॉज कि आपने स्टील को कंप्रेशन साइड में भी डाला है, स्टील को ऊपर की साइड में भी डाला है, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, यस और नो, ठीक है। Yes sir. और इक्वल टू में तो वही आएगा MAST D माइनस एक्स B इंटू एक्स इंटू एक्स। सिंगली रीइंफोर्स में क्या होता था? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल B इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? MAST D माइनस एक्स। ये इक्वेशन होती थी। तो राइट साइड वाला पोर्शन तो डब्ल्यू वाले में भी सेम ही आएगा, क्योंकि जो हम टेंशन साइड में जो स्टील प्रोवाइड करेंगे वो तो यही होगा, यस और नो। तो ये तो पार्ट सेम रहेगा, B इंटू एक्स बाई 2 भी सेम रहेगा, प्लस ऐड हो जाएगा एक और फैक्टर, बस बात खत्म, जो स्टील के वजह से निकाल लोगे ASC M इंटू ASC। अब 1.5 टाइम्स हम लेते हैं, क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर करते हुए 1.5 टाइम्स MASC, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट बात करेंगे तो जो MASC D माइनस एक्स वो भी हमारा वैकेंट होगा, तो जो हमारा फैक्टर बन जाता है 1.5 MASC XA माइनस DC, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको डायग्राम को बना लो। ये इक्वेशन समझ में आ गई थी, किसकी थी? सिंगली रीइंफोर्स की। अब जो डबली रीइंफोर्स में हम लिखेंगे B इंटू XA बाई 2 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ MASC XA माइनस DC कौन सा वाला था? ऊपर की साइड वाला जो इज इक्वल टू व्हाट? MAST D माइनस एक्स। ये इक्वेशन आपकी कंसीडर होगी टू कैलकुलेट व्हाट? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इज दिस क्लियर? अब देखो एक बार मैं इसको अगर डायग्रामेटिकली बना पाऊँ तो बना देता हूँ। दिस इज ए न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे आपने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हो, कितना ये MAST, ठीक है। यहाँ पे आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस कितना हो गया? DC, ठीक है। ये क्या है आपका? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मान लो XA है, ठीक है, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक? XA माइनस DC, यस और नो। और ये डिस्टेंस कितना बच गया? D माइनस XA। इस इक्वेशन को देखना है, ये डायग्राम देखना डबली रीइंफोर्स के केस में, सही है? सही है नहीं है? यस और नो। ये था आपका एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ये था कवर DC, ये है आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये DC था, तो टोटल था XA, ये था DC, तो ये कितना बच गया? XA माइनस DC। नीचे वाला पोर्शन था MAST, और ये टोटल यहां से लेके यहां तक है D, तो टोटल D में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं XA, तो ये कितना बच जाएगा? D माइनस XA। इज इट करेक्ट? हाँ, फिर से बताऊं? नीचे वाला D माइनस XA, इतना पोर्शन निकालना है मुझे, इतना। तो ये तो है यहाँ से लेके यहाँ तक XA, ये लिखा है मैंने XA, टोटल ऊपर से लेके यहाँ तक है D, तो ये बच गया कितना? D माइनस एक्स। क्लियर? ठीक है, ओके।
क्लियर? अब आपने क्या देखा, जो स्टील प्रोवाइड किया है कंप्रेशन साइड में, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, सी डैश से, ठीक है, सी डैश से मान लो रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, इस लेवल पे जो स्ट्रेसेस मेरे डेवलप होंगे मान लो वो होंगे सी डैश, ठीक है, और स्टील में स्ट्रेसेस भी होंगे इसी पोजीशन पे, स्ट्रेसेस इन कंप्रेसिव स्टील वो कितने होंगे 1.5 टाइम्स ऑफ m, 1.5 टाइम्स ऑफ m सी डैश, सही है? क्लियर है नहीं है? एक मिनट, 1.5 टाइम्स ऑफ m सी डैश, ये है स्ट्रेसेस इन कंक्रीट सी डैश, किसकी वजह से, सुनो, इस लेवल पे जो आपने कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड करी है तो यहाँ पे कंक्रीट में भी स्ट्रेसेस होंगे, वो सी डैश से डिनोट कर रहा हूं मैं। अब इसी लेवल पे कंप्रेसिव स्टील भी है, तो इस कंप्रेसिव स्टील पे स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगे वो 1.5 टाइम्स m ऑफ सी डैश। सर ये सी डैश जो है सिग्मा सीवीसी वाला ही है? नहीं, सिग्मा सीवीसी तो कंक्रीट के आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस है, ये है इस लोकेशन पे कंप्रेसिव स्टील के स्ट्रेसेस पे कंक्रीट के स्ट्रेसेस सी डैश, जैसे एक्चुअल स्ट्रेसेस निकालते थे हम CA और फिर ये सी डैश, एक था हमारा सिग्मा सीवीसी, तो ये तो हमारा कोड से मिलता है हमेशा, CA हम निकाल सकते थे, सिमिलरली ये भी सिमिलर ट्रायंगल से सी डैश भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे CA की जगह सी डैश यूज होगा, सी डैश यूज होगा यहाँ पे CA की जगह। भाई CA तो ऊपर रहेंगे ही रहेंगे कहीं ना कहीं, एक्चुअल तो कहीं ना कहीं होगा ही जब हम क्वेश्चन करेंगे तो, पर सी डैश निकालोगे आप, सी डैश रुक जाओ, हालांकि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन है, क्या है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, जिसमें डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन आप पढ़ रहे हो, आपके AQT एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला मेरे हिसाब से, बात समझ रहे हो? लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से आएगा, दिस इज बस आप लोगों की नॉलेज सेक के लिए, मतलब सिलेबस में दिया हुआ है आपके वैसे, बट क्वेश्चन भाई कोई भरोसा नहीं है यूनिवर्सिटी का, बोल दे कि बीम दे दे यूज ओनली WSN, तो करना पड़ेगा ना भाई WSN से। अब इसी चीज को रिपीट करूंगा मैं किससे, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन आया था वर्किंग स्ट्रेस, तो आया था तो भाई पढ़ना पड़ेगा, हम तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे तब जाके हमारे को, भाई यहाँ पे नहीं हुआ तो फाइनल के लिए तो प्रिपरेशन हो गई आपकी, जब आप एक्चुअल प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। अब आपको क्या दिक्कत हो रही थी, अच्छा ये देखो मैंने बोला स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, ये कितने हैं सी डैश, ये लिख लो इस लेवल को, इस लाइन को, ये सी डैश है, क्या है ये स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, दिस इज सी डैश। अब स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, स्ट्रेसेस इन स्टील कितने हैं, कंप्रेशन स्टील, अब स्ट्रेसेस, ये स्टील के स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेसेस कंक्रीट के, ठीक है, तो स्ट्रेसेस इन स्टील होगा 1.5 टाइम्स m इंटू सी डैश, बस इस फैक्टर को आपको याद रखना है, व्हाई वी आर यूजिंग 1.5 टाइम्स ऑफ m, जस्ट बिकॉज टू क्रीप कोफिशिएंट नहीं, क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर करते हुए 1.5 टाइम्स ऑफ m को भी रखना पड़ेगा। एक्चुअल में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा जाता है वो हायर साइड पे होता है एज कंपेयर टू योर इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यू, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 1.5 टाइम्स ऑफ m, ठीक है। क्या रीजन है इसका, 1.5 टाइम्स m ऑलवेज यूज होगा, जब भी आप इक्वेशन लिखोगे 1.5 टाइम्स m इंटू सी डैश, तो देखो ये स्ट्रेसेस हो गया ना, कितना हो गया स्ट्रेसेस स्टील में 1.5 टाइम्स ऑफ m सी डैश इंटू एरिया ऑफ SC से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा ना सीधा। हाँ भाई, इसी स्ट्रेसेस को ASC से मल्टीप्लाई कर दूं तो कंप्रेसिव फोर्स बन जाएगा मेरा एट द लेवल ऑफ स्टील के, यहाँ पे सही बात है, यस और नो, ASC से बस ये, क्योंकि हमारे को पता है फोर्स
निकालना है तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस मैंने देख लिए, इनटू एरिया कितना है स्टील का, ASC, तो वो मेरा बन जाएगा फोर्स। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको। देन इसके बाद 1.5 टाइम्स m c डैश का रीजन समझ में आ गया। 1.5 टाइम्स m वैल्यू इज यूटिलाइज्ड टू इनकॉर्पोरेट द कंसीडरेशन ऑफ क्रीप इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यू क्या होती है, हायर साइड पे होती है एज कंपेयर टू इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन वैल्यू। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग 1.5 टाइम्स ऑफ m इन द स्ट्रेसेस इन स्टील। दिस इज द रीजन, दिस इज द लॉजिक। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या बन गया है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, ये वाला फैक्टर ऐड हुआ, वो एक्स्ट्रा हुआ है सर। ये एक्स्ट्रा हुआ है। यस सर। 1.5 टाइम्स m ASC XA माइनस DC, ये ऐड एक्स्ट्रा हुआ है। यस सर। सी डैश तो ये हाँ इसमें सीधे से नहीं होता। जो ये फोर्स, हां सर फोर्स नहीं है ना यहाँ तो नहीं, ये तो सही है, बस सिंपल हो गया इक्वेशन। ठीक है, ये गलती से अब ये पता है क्या हुआ, ये XA माइनस DC यहाँ पे इस लेवल पे क्या होगा, वैकेंट होंगी क्या पोजीशन, कंप्रेसिव स्टील की पोजीशन वैकेंट होगी इस पोजीशन पे। तो वहां से हमारा 1.5 टाइम्स m ASC XA माइनस DC में m ASC XA माइनस DC माइनस हो जाएगा। तो तब जाके मैंने कॉमन ले लिया इसको, तो ये कितना बच गया, 1.5 टाइम्स m इंटू ASC। तो यहाँ पे 1.5 टाइम्स ऑफ m ASC बच के आया यहाँ पे XA माइनस DC। टोटल क्या था, m ASC XA माइनस DC माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या था 1.5 टाइम्स m ASC। ठीक है, तो ये ASC कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया, मतलब फैक्टर जो बचेगा मेरा 1.5 टाइम्स ऑफ m ASC बचेगा। ठीक है, इसको मत समझो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया। बेसिकली क्या करा कॉमन, कि जब यहाँ पे वैकेंट होगा इस स्टील पे, पोर्शन क्या होगा, कॉम्प्रेसिव स्टील का पोर्शन, जब मैं इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट करूंगा, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो स्टील है वो क्या करना होगा, वैकेंट हो जाएगी। तो तब जाके यहाँ पे मैंने फैक्टर m ASC XA माइनस DC माइनस करा है। तो ये क्या होगा, 1.5 टाइम्स m माइनस 1 इंटू m ASC, 1.5 टाइम्स m माइनस 1 XA माइनस DC। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स m ASC, 1.5 टाइम्स m ASC XA माइनस DC और माइनस ASC XA माइनस DC। तो ये कॉमन लेके ये पार्ट बच गया, आपको ये याद रखना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, वैकेंट होता है, वैकेंट पोर्शन की वजह से। DC वाला थोड़ा माइनस हुआ है ना। हाँ, XA माइनस DC ऊपर की बात चल रही है, बस यहीं पे बात चल रही है, तो DC VC ये सारे, ये तो बात ही नहीं चल रही। क्लियर है, तो अब आपको समझ में आ गया XA निकालना, XC निकालना। XA में बस 1.5 टाइम्स m ASC इंटू व्हाट, XA माइनस DC कंसीडर करेंगे फैक्टर, बाकी का B इंटू XA इंटू XA बाई 2 सेम रहेगा, प्लस इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो सब m AST D माइनस m AST D माइनस XA। ठीक है, XC निकाल लोगे, फिर क्या करते हैं हम, तीसरा स्टेप, सिंगली है, डबली है, या फिर वो अंडर इनफोर्स्ड है, ओवर इनफोर्स्ड है, कंपेयर करोगे XC को। पहले तो कंपेयर करेंगे कौन सा सेक्शन। फिर क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे, यस सर। फिर उसके बेसिस पे हमारे क्या मिल जाएंगे, डायग्राम मिल जाएगा, स्ट्रेस डायग्राम मिल जाएंगे, बना लोगे अंडर ओवर के सारे डायग्राम। यस सर, यस सर। बस हो गया डबली आपका काम, सेम काम है, सेम काम है। ठीक है, तो देखो पहला आपने करा x, अब साफ साफ लिख देता हूं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डबली की बात चल रही है यहाँ पे, किसकी बात चल रही है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। अब जितना समझना था वो समझ लिया आपने। ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे, XA इज इक्वल टू व्हाट, B इंटू XA, देखते जाओ, इंटू व्हाट, XA बाई 2 प्लस 1.5 m ASC इंटू ब्रैकेट में हाँ XA माइनस DC। डायग्राम दिमाग में रखा करो, एक्चुअल डेप्थ बड़ी है, DC छोटा है, तो XA माइनस DC होगा, D माइनस XA इज इक्वल टू m AST D माइनस XA। This equation would be utilizing for actual depth of neutral axis। दूसरा, critical depth of neutral axis MC upon
T plus MC into D. Third step, compare XA and XC. ठीक है, अब बताइए आपको XA की वैल्यू XC से ज्यादा है तो क्या बनेगा सेक्शन? सर ओवर बनेगा, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। XA की वैल्यू XC से कम है, अंडर अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। XA की वैल्यू XC के बराबर है, बैलेंस बैलेंस सेक्शन। समझ में आ गए? सर बैलेंस सेक्शन। ठीक है, अब आपको पता है XA की वैल्यू XC से ज्यादा, ओवर रिइंफोर्स बन रहा है, तो इसका मतलब CA की वैल्यू सिग्मा CBC के बराबर होंगे इस केस में, बट TA अपॉन M की वैल्यू सिग्मा ST अपॉन M से कम होंगे। भाई ऐसे तो बनता है डायग्राम। इनसे डायग्राम बना के हाँ, ये C डैश है, ये CA है, यही बनेगा डायग्राम। Yes, sir. ये C डैश बन जाएगा इस तरह यहाँ पे Yes, sir. एट द लेवल कंप्रेशन स्टील, ये वाला, ये CA बन जाएगा, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ होगी और ये पोर्शन छोटा रहेगा ट्रायंगल ओवर के लिए, तो XA यहाँ पे होगा टोटल वाला बड़ा वाला। सही बात है, कितना पोर्शन बचेगा? D माइनस XA। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? TA बाय M, और जो एक्चुअल वाले जाते हैं वो यहाँ पे आते हैं। सही बात है, सिग्मा स्क्वायर क्लियर, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आ जाता सिग्मा ST बाय M ओवर के लिए, क्योंकि TA अपॉन M एक्चुअल स्ट्रेस स्टील में ओवर रिइंफोर्स में कम होते हैं एज कंपेयर टू और सिग्मा ST अपॉन M। यस सर। अब अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में क्या देखा आपने? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है? कम। तो डायग्राम कैसे बन जाएगा? ऊपर छोटा वाला नीचे ज्यादा रहेगा। बिल्कुल, वेरी गुड। दिस इज योर नॉट, ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से नहीं जाएगी। एक्चुअल डेप्थ है तो एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे दिखाऊं तो एक्चुअल डेप्थ यहीं पे यहाँ जाएगी और यहाँ पे बड़ा हो जाएगा मामला, तो ये तो बराबर हो जाएंगे सिग्मा ST अपॉन M का TA अपॉन M के। CA की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे होगी मैक्सिमम सिग्मा CBC, और ये वैल्यू अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो ये वैल्यू डायग्राम ऐसे यहाँ से कट होगा और यहाँ पे ज्वाइन होगा। क्लियर? और यहाँ पे आपके क्या होंगे? C डैश कॉम्प्रेशन स्टील के, यहाँ पे C डैश भी होंगे, जहाँ पे भी होंगे यहाँ पे होंगे मान लो C डैश। ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगा और बैलेंस सेक्शन के लिए आपको पता है दोनों बराबर होंगे, तीनों की कंडीशन बराबर। ठीक है, सेम काम है, सेम तरीका है। वर्किंग स्ट्रेस में हमने अंडर पढ़ लिया, ओवर में बस कंप्रेशन स्टील का एरिया और स्ट्रेसेस को कंसीडर करना था, और डीसी वाले ऊपर के कवर को भी देखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है अंतर। यहाँ पे तो सही है। बस तो यही है और कुछ नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल, मोमेंट और रेजिस्टेंस देख लो। अब आओ, सर इसमें मूवमेंट सब सारा कौन से सर? अगले लेक्चर कौन है? आईबीएम एक मिनट बस, 5 मिनट का बोल दो, मोमेंट और रेजिस्टेंस बता दो। सर कंपेयर, हाँ कंपेयर नहीं आ रहा सामने। नहीं कंपेयर तो हो गया, उसके बाद फिर सर वो भी तो लेंगे, ये क्या नाम है, ये C डैश जो है ये तो लग गया कैसे, तो वही निकलेगा सेम यार, ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल से। ठीक है। डायग्राम जब ऐसा बन जाएगा आपका, तो आपको ये C डैश है, ये CA है, ये वैल्यू पता है आपको XA, ठीक है, ये पता है कितनी है DC, समझ में आ रहा है? वो डेप्थ निकल गई ठीक बस, और ये पता है, ये भी पता है, ये सब कुछ पता है। कोई अब इस वाले ट्रायंगल को ले लेना है, ऐसे ऐसे वाले सिमिलर ट्रायंगल लगेगा C डैश निकालने के लिए। क्लियर है? है। अब देखो, वर्किंग स्ट्रेस में हमारा इतना ही करना था। मैं एक डिजाइन का क्वेश्चन करा दूंगा, फिर अपने लिमिट स्टेट पे आ जाएंगे। इन चीज को लिमिट स्टेट से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सारे? कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आरसीसी अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इंटरव्यू को क्रैक आसानी से कर लोगे, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। सबसे ज्यादा सवाल आरसीसी से उठते हैं, क्योंकि जहां पे भी आप इंटरव्यू देने जाते हो वो किसी रूम में देने जाओगे। रूम में देने जाओगे तो जो ऑब्जर्वर होता है ना, वो सीधे बीम कॉलम की बातें करने लग जाता है। बात समझ लो, सीधे बीम कॉलम की बात करेगा। जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, टेबल कुर्सी है, ऊपर बीम जा रही है, मान लो इधर बीम जा रही है, कॉलम जा रही है, हाँ भाई इसको डिजाइन कर दोगे, इसको ये कर दोगे, बताओ अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, बताओ ओवर क्या होता है, क्या होता है WSM और LSM में अंतर। ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी पुट अप इन योर इंटरव्यू व्हेन यू अपीयरिंग फॉर योर इंटरव्यू।
Okay, so be careful while study this subject. This subject is having a high amount of weightage in civil engineering. मैं कहता हूँ कि 50% वेटेज है सिविल इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट का, बाकी के 50% सारे सब्जेक्ट्स। आरसीसी स्ट्रक्चर जो है आपका, यही है हमारा मेन मजबूत, और बिल्डिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, टेस्टिंग वगैरह, कंक्रीट। बेसिकली जो टिपिकल सिविल इंजीनियरिंग हम बात करते हैं, घरों में बिल्डिंग ऑफिसेज बनाते हैं तो उसमें मटेरियल लगता है, तो सीमेंट की टेस्टिंग वगैरह पता होनी चाहिए, फील्ड टेस्ट पता होना चाहिए। किस स्ट्रक्चर पर बनता है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो जियोटेक का नॉलेज भी होना चाहिए। फिर उसके ऊपर सरिये वरिये का रीइंफोर्समेंट में आ जाता है मामला, तो समझ रहे हो। एस्टिमेशन भी करना पड़ता है। वैसे तो सारी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जब बनाओगे ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी ला के डाल दिया, एस्टिमेट भी करोगे उसको प्रॉपर। इंजीनियर का मतलब इंजीनियरिंग माइंड ही लगाना है। सर एक ही आदमी बोलना है सारे काम। हाँ, तो आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। आपकी स्पेशलिटी जब तक आप थॉरो साउंड नहीं होगे, नॉलेज आपकी अगर साउंड नहीं होगी, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा, आपको ऑफिस में ग्रेड भी सही से नहीं करेंगे। समझ रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा होती है अगर आपकी साउंड नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, अगर आप साउंड प्रूफ हैं, आप कंटेंट जो पढ़ के आए हैं उसको रिलेट कर पा रहे हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, जब काम हो रहा है तब इंस्पेक्शन होता है, डेली मीटिंग्स होती हैं, तब आप टेक्निकली बात करोगे ना। अगर टेक्निकली जब बात करोगे ना, तो सामने वाला बॉस आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन दे देगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जल्दी बन जाओगे, बस और कुछ नहीं। अदरवाइज काम तो क्या है, ये सब तो हमारे को पता है। काम तो पता है कि भाई लेबर करवाती, कॉन्ट्रैक्टर वाली कंपनी में नहीं पहुंचे तो कॉन्ट्रैक्टर करवा देगा, उसका भी कोई ना कोई इंजीनियर होगा, बात समझ आ रही है, वो भी तो करवा देगा। बट आपका काम क्या होगा, एज अ क्लाइंट आपको चेक करना पड़ेगा उसकी क्वालिटी को। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू लेबर आर्म। तो फोर्स यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स आ जाएंगे इनटू व्हाट, लेबर आर्म। लेबर आर्म तो सेम ही है आपका, एक तो डी माइनस डी सी हो जाएगी, उस वाले केस के लिए कितनी हो जाएगी, ऊपर छोटे वाले कॉम्प्रेसिव फोर्स, यहाँ पे दो कॉम्प्रेसिव फोर्स हो जाएंगे ना। कॉम्प्रेसिव फोर्स 1 इनटू लेबर आर्म 1 प्लस कॉम्प्रेसिव फोर्स 2 इनटू लेबर आर्म 2। यस और नो, दो फोर्सेस हो जाएंगे। कैसे कैसे हो जाएंगे दो फोर्सेस, विश्वास नहीं होगा, दो फोर्सेस होंगे नहीं होंगे, विश्वास नहीं है। एक तो ये सी डैश वाला फोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस लेबर आर्म 2 मान लो, तो यहाँ से ये लेके यहाँ तक के बीच डिस्टेंस, ये यहाँ पे नहीं होता, क्या है ये यहाँ पे होता है। हाँ, ये x से y 3 पे होता था ना, ये सही बात है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा ये C1 फोर्स है मान लो, ये C2 फोर्स है, तो C2 फोर्स की लेबर आर्म 2 हो गई डिस्टेंस, तो ये कितनी हो जाएगी C2 फोर्स के लिए लेबर आर्म, D माइनस डी सी। भाई ये तो DC होगा ना कवर, D माइनस डी सी हो जाएगा, सही है। यस सर। इस वाले फोर्स के लिए लेबर आर्म कितना होगा, D माइनस डी सी। यस और नो। यस सर। और C1 वाले के लिए कितना होगा, D माइनस x बाई 2 हो जाता है। D माइनस वही होता था सिंपल, D माइनस x बाई, हाँ वही होता है, D माइनस x बाई 3, क्योंकि आपका जो कॉम्प्रेसिव फोर्स ये एक्ट करता है x बाई 3 पे ही एक्ट करता है। सर वो स्टील वाला ही ऐड हो गया वो थोड़ा सा, बस स्टील वाला ही, इसका D माइनस डी सी पता करना है, और इसका फोर्स कितना होगा इसका बताओ, 1. फोर्स क्या होगा कंप्रेसिव फोर्स, 1.5 m करके लो, 1.5 m ASC into C डैश, यस सही है। यस सर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो बस इसको सिंपल, कॉम्प्रेसिव फोर्स 1 कितना हो जाएगा बताओ, 1.5 नहीं C1 का फोर्स कितना होता था, C1 का सर B into x होता था ना। हाँ, एरिया इंटू B इंटू x इंटू x बाई 2, ये तो क्या हो गया 1/2 B into x into C होता है। हाँ, फोर्स कैसे निकालते थे, ये डायग्राम था, यस सर। ये था, मैंने बोला था एवरेज स्ट्रेस लेते हैं, यस सर। यहाँ पर CA वैल्यू है, तो एवरेज कैसे होगा CA प्लस 0/2, ठीक है। इसका ऊपर वाले का पार्ट कैसा बनता है, B इंटू ये एरिया हो गया, तो ये रेक्टेंगुलर हो गया, तो B इंटू एक्स तो एरिया हो गया, यस सर। इंटू एवरेज स्ट्रेस CA प्लस 0/2, तो B इंटू XA इंटू CA प्लस 0/2, तो कितना बन गया 1/2 B इंटू XA इंटू CA। दिस इज योर कंप्रेसिव फोर्स। भाई याद दिमाग में स्ट्रेस डायग्राम होना चाहिए और डायग्राम की फोर्स, बस स्ट्रेसेस पता है, फोर्स निकल जाएगा तुरंत ही।
बस स्ट्रेसेस ही पता होना चाहिए बेसिकली, क्लियर है? तो 1/2 B into XA into CA, तो कंप्रेसिव फोर्सेस 1/2 B into XA into CA into लेवर आर्म कितना होता था D minus XA/3 प्लस कंप्रेसिव फोर्स 2 बताओ 1.5 टाइम्स M 1.5 टाइम्स M ASC into C dash, ये तो हो गया एरिया, दिस इज एरिया, दिस इज स्ट्रेसेस और सर लीवर आर्म से मल्टीप्लाई इनटू लिवर आर्म D minus AC, क्लियर? यस सर दिस इज योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम किस साइड से? कंप्रेशन साइड, कंप्रेशन साइड। टेंशन में सर सेम होगा टेंशन में सेम हो, टेंशन में तो क्या करना है? वही वही M AST D minus XA इनटू D minus XA/3। लिवर आर्म भी तो मल्टीप्लाई करोगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड अगर निकालना है आपको तो M into AST into what? M into AST into TA। यस सर टी होगा अबे M तो M हट जाता है, TA into AST बन जाता है ना, TA upon M into M into AST, तो M से M कैंसिल तो TA into AST बनता होगा, EMAST into D minus XA/3 M AST हां डायग्राम से क्यों देख लो, M नहीं होता, M नहीं होता, M से M तो कैंसिल आउट हो जाता है, देखो कैसे होता है कैंसिल आउट, देखो TA upon M स्ट्रेसेस इनटू M AST एरिया, तो M से M गया तो क्या आ गया TA इनटू AST, ये हो गया फोर्स, टेंसाइल फोर्स है TA इनटू AST उसके लिए से क्यों देख रहा डिस्टेंस रहती है इनटू व्हाट D minus XA/3, ये तो सेम ही है, द फोर्स आया समझ में? हां सर ये मोमेंट और रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड ऐसे भी होगा तो ओ TA/M करोगे समझ में आ रहा है? TA/M इनटू M AST, तो M से M उड़ जाता है तो TA इनटू AST, फोर्स ही बोल दिया था क्लियर? यस सो दीज ऑल आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, एक बार खुद ही गो थ्रू होना उस वाले W को तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलेंगे किससे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लिमिट स्टेट कंपैरिजन देखेंगे पहले WSM और LSM का, फिर उसके बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो लेक्चर 11 इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस मत करना, उसमें बेस जो बन जाएगा वही चीजें आगे भी यूज होंगी। यहाँ पे तो ये K फैक्टर, D फैक्टर, XA, J ये सब भी चला था, वहाँ पे आपका कंप्रेसिव फोर्स और अल्टीमेट की बात चलेंगी, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिट स्टेट मतलब लिमिटिंग डेप्थ हो जाएगी वहाँ पे, एक्स यू लिमिटिंग, अल्टीमेट की बात करते हैं वहाँ पे, है ना, फैक्टर्ड करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में, लोड पे भी फैक्टर, पार्शियल फैक्टर ऐड करते हैं, और लोड पे भी करते हैं और मटेरियल्स पे भी करते हैं। किस किस पे करते हैं? लोड पे भी और मटेरियल्स पे भी, तो जिससे आपकी ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाती है। यहाँ पे हमने कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करा 1.5 वगैरह से नहीं करा, यहाँ पे हम वर्किंग लोड पे काम करते हैं, सर्विस लोड पे काम करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।